Hi everyone, this is Kirti Tiwari and today we are going to discuss practice paper 11 for TGT English. And if you attempt these MCQs, your preparation will reach a different level, so don't skip any question. And now moves on MCQs. So the very first question for you, I have a profound respect for his political dash, political ambition, political sagacity and political temperament या फिर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट. सो ऑफ कोर्स इफ़ यू आर sagacious or shrewd, everybody respect you or everybody listen you. So the right option will be B, sagacity. Sagacity will be correct option. अगर आपके पास बुद्धि है तो हर कोई आपका रेस्पेक्ट करता है, फिर वो आप चाहे किसी भी लेवल पर हों, आप पॉलिटिक्स में हो या फैमिली में हो या फिर बिजनेस में हो. एंड नेक्स्ट है यहाँ पर चूज़ द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड. जो अलर्ट है यहाँ पर इसका सही मीनिंग आपको सेलेक्ट करना है. तो अलर्ट का मतलब होता है सावधान. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, वॉचफुल. वॉचफुल का मतलब भी क्या होता है? चौकन्ना. नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, चूज़ द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग. टू लॉस द फेस, इस एक्सप्रेशन का सब्सटीट्यूट बताना है यहाँ पर. सो टू लॉस फेस का सब्सटीट्यूट होगा टू बी ह्यूमिलेटेड. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, इंसल्ट करना. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, चूज़ द करेक्ट सब्सटीट्यूट फॉर द फॉलोइंग. करेक्ट सब्सटीट्यूट बताना है. ए मैन ऑफ ऑड हैबिट्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कैसी हैबिट्स हैं? ऑड हैं. उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सेंट्रिक. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, एक्सेंट्रिक इज़ कॉल्ड अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, चूज़ द करेक्ट सब्सटीट्यूट फॉर द फॉलोइंग. लैक ऑफ एनफ ब्लड, ये जो एक्सप्रेशन है लैक ऑफ एनफ ब्लड, इसका सब्सटीट्यूट बताना है. तो लैक ऑफ एनफ ब्लड का मतलब होता है रक्त अल्पता, यानी कि जब मनुष्य के शरीर में खून की कमी हो जाती है वो उसे हम कहते हैं रक्त अल्पता. तो इंग्लिश में उसे एनीमिया बोलते हैं. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, एनीमिया. नेक्स्ट है यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पिक आउट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एंग्विश. एंग्विश का एंटोनिम बताना है. तो एंग्विश का मतलब होता है पीड़ा. एंग्विश का मतलब होता है पीड़ा, जिसका एंटोनियम हो जाएगा कंफर्ट. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, कंफर्ट मीन्स होता है आराम. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पिक आउट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड असिस्टेंस. असिस्टेंस का एंटोनियम बताना है आपको. तो असिस्टेंस मीन्स होता है सहायता, सहायता करना. तो इसका जो एंटोनिम है वो हो जाएगा रेसिस्टेंस. रेसिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध करना, किसी का विरोध करना. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, रेसिस्टेंस. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, चूज़ द करेक्ट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड वनरस. वनरस का आपको एंटोनिम बताना है. तो वनरस का मतलब होता है बहुत ही कठिन या फिर दुष्कर. सो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ईजी, है ना. जैसे टफ है, टफ का मतलब भी कठिन होता है, डिफ़िकल्ट मीन्स भी कठिन होता है. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, ईजी. वनरस का जो एंटोनियम है वो होगा ईजी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, चूज़ द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रेलिंक्विश. रेलिंक्विश का एंटोनियम बताना है. रेलिंक्विश का मतलब होता है त्याग करना. सो एंटोनियम विल बी पजेस. सो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा. रेलिंक्विश मतलब त्याग करना और पजेस मीन्स रखना, है ना. और डिनाइन मीन्स भी त्याग करना होता है, एब्डिकेट मीन्स भी त्याग करना होता है, एंड रिनाउंस करना भी क्या होता है? त्याग. तो ये सभी की सभी इसके सिनोनियम है. इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? पजेस. नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, पिक आउट द सिनोनियम. सिनोनियम बताना है ऑफ द गिवन वर्ड एसेल. एसेल का आपको सिनोनियम बताना है. तो एसेल मीन्स होता है आक्रमण करना, यानी अटैक. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, अटैक हो जाएगा. नेक्स्ट है 11, चूज़ द करेक्ट सिनोनियम फॉर द गिवन वर्ड प्लॉजिबल. प्लॉजिबल का सिनोनियम बताना है. तो प्लॉजिबल मीन्स होता है विश्वसनीय, यानी बिलीवेबल. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, बिलीवेबल इसका सही ऑप्शन है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, चूज़ द करेक्ट सिनोनियम फॉर द गिवन वर्ड गार्निश. गार्निश का सिनोनियम बताना है. तो गार्निश का मतलब होता है डेकोरेट करना, यानी सजाना, किसी चीज़ में चार चांद लगाना.
है ना। जैसे हम कोई डिश बनाते हैं अच्छी सी और उसको ऊपर से गार्निश कर देते हैं, जैसे धनिया वनिया डाल के उसको अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं, है ना। तो इसका जो सिनोनियम है उसे गार्निश कहते हैं। तो इसका सिनोनियम हो जाएगा टू एड ऑन। एड ऑन मीन्स भी वही है ना, चार चांद लगाना, किसी चीज़ को सजाना। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस विदाउट यूजिंग टू। सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करना है बिना टू के, बिना यूज़ ऑफ टू। ही इज़ टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट ब्राइब, कि वो इतना ऑनेस्ट है, इतना ईमानदार है कि वो ब्राइब नहीं लेता। तो इसे हमें बिना टू के बनाना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए, बट उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। विदाउट चेंज अ मीनिंग, when we transform a sentence is called transformation. So the right option will be A. He is so honest that he will not accept a bribe, कि वो इतना ईमानदार है कि वो कभी भी क्या नहीं एक्सेप्ट करेगा, ब्राइब यानी कि घूस, ठीक है। सो ए विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड। द मिनिस्टर प्रॉमिस टू लुक इनटू द ग्रीवेंसेस। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, इनटू यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, चूज द गिवन सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। ये जो सेंटेंस दिया गया है यहाँ, इसे पैसिव वॉइस में आपको बनाना है। जैसे माई कैप्टर्स वर टेकिंग मी टू प्रिजन। सो इसका जो पैसिव है वो बनेगा आई वॉज बीइंग टेकन टू प्रिजन बाई माई कैप्टर। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर। दिस बुक इज़ प्रीफरेबल फ्रॉम दैट, दिस बुक इज़ प्रीफरेबल दैन दैट, दिस बुक इज़ प्रीफरेबल टू दैट एंड नन ऑफ द एबव। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। सी विल बी राइट ऑप्शन, बिकॉज प्रीफरेबल के बाद हमेशा ही क्या टू आता है, देन नहीं आता कंपैरिजन में। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन सेलेक्ट करनी है। वी आर नाउ कॉन्फिडेंट डैश विनिंग द मैच। अब हमें मैच जीतने का क्या है, फुल कॉन्फिडेंस है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, बिकॉज कॉन्फिडेंट इज़ फॉलोड बाई ऑफ। वी आर नाउ कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ भी आपको प्रीपोजिशन सेलेक्ट करना है। लेट मी एक्वाइंट हिम डैश द टॉपिक। सो acquaint is also followed by with, so the right option will be B, कि मुझे उसे टॉपिक के साथ क्या acquaint करने दो। नेक्स्ट है यहाँ पर 19, चूज़ द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यहाँ भी वही है, डोंट क्वेरल डैश योर नाइबर्स। सो डोंट क्वेरल विद योर नाइबर्स, अपने नाइबर्स के साथ झगड़ना नहीं है ना। सो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, विद। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट चॉइस। यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स करना। इफ़ यू गो आउट, अगर तुम बाहर जाओगे, आई शैल वॉच द क्रिकेट मैच। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, अगर तुम बाहर जाओगे तो मैं क्रिकेट मैच देखूंगा। सो आई शैल वॉच विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, चूज़ द अल्टरनेटिव विच कैन बेस्ट रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आंट इज़ बिलीव टू बी द मोस्ट इंडस्ट्रियस क्रीचर, यानी कि ऐसा समझा जाता है कि जो आंट है वो जो है सबसे ज़्यादा मेहनती क्रीचर होता है। तो वो होता ही है क्योंकि वो छोटे छोटे से कड़ को अपने मुंह में उठा के और चलती है, मेहनत करती है वो, तो उसे मेहनती इंसान के साथ कंपेयर किया जाता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डिलीजेंट। जो इंडस्ट्रियस है उसका सब्सटीट्यूट हो जाएगा डिलीजेंट। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, इन टीचिंग पोइट्री द एम्फेसिस इज़ लेड ऑन। जब पोइट्री टीच की जाती है, यानी कि पोइट्री को पढ़ाने में जो एम्फेसिस है वो किस पर दिया जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है स्ट्रक्चर पर। यानी कि जो पोइट्री है उसकी मतलब स्टेंजा क्या है उस पोइट्री की, और उसका स्ट्रक्चर, उसकी राइम स्कीम है ना, और क्या उसका मीटर है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, स्ट्रक्चर पर एम्फेसिस किया जाता है वाइल रीडिंग पोइट्री। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव प्रोवाइड द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो।
सो ए सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन, वुमेन सपोर्टर होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है फेमिनिस्ट। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। इसका मतलब है हिंदी में नारीवादी, यानी कि जो नारी के अधिकारों की बात करता है वो फेमिनिस्ट कहलाता है, सपोर्टर होता है वुमेन का, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। द गार्डन्स इन श्रीनगर आर मोर ब्यूटीफुल दैन डैश, यानी कि जो श्रीनगर के गार्डन हैं वो ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, ज़्यादा सुंदर हैं, किससे, गार्डन ऑफ मसूरी। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, दोज ऑफ मसूरी। बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब विद द अल्टरनेटिव। आई विश, आई डैश डैड। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई विश, आई वर डैड कास्ट में मर गया होता है। यहाँ पर क्या होता है, आई के साथ, इस कंडीशनल सेंटेंस में आई के साथ, या फिर चाहे आई हो चाहे ही हो, वैसे तो जो हम नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं जो टेंस, उसमें तो हम वाज लगाते हैं, लेकिन इनमें कंडीशन वाले में, जिसमें जो ऐसी वेज जो पूरी नहीं होने वाली होती है, उसमें हम हमेशा ही क्या लगाते हैं, वर का यूज़ करते हैं। चाहे फिर आपका सब्जेक्ट ही हो या फिर आई हो, लगेगा क्या, वर। सो डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। चूज़ द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सी रैन फास्ट इन द टूर्नामेंट। सो यहाँ पे जो आपको अंडरलाइन वर्ड है फास्ट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। सो फास्ट यहाँ पर एज ए एडवर्ब यूज़ हुआ है। सो राइट ऑप्शन विल बी ए, एडवर्ब, क्योंकि ये जो रेन है वर्ब इसको क्वालिफाई कर रहा है ना, तो ये हमारा एक एडवर्ब हुआ। सो आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द मीटिंग डैश विद ए वोट ऑफ थैंक्स। तो यहाँ पे जो सही आपको अल्टरनेटिव लगाना है, सो द मीटिंग कंक्लूडेड विद ए वोट ऑफ थैंक्स। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, कंक्लूड होगी। कंक्लूड का मतलब है कि एक निष्कर्ष के साथ, है ना, एक निष्कर्ष के साथ जो मीटिंग थी वो समाप्त हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द मिसिंग प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑल्दो ही इज़ ब्लाइंड, यद्यपि क्या है वो अंधा है, ही इज़ वेरी फास्ट डैश कैलकुलेशन, यानी कि वो अंधा है फिर भी क्या है वो कैलकुलेशन में बहुत फास्ट है। सो राइट ऑप्शन विल बी ए, ही इज़ वेरी फास्ट एट कैलकुलेशन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। सेलेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट प्रीफिक्स इफ़ एनी टू मेक द वर्ड प्रॉपर। प्रोड्यूस इट अपोजिट मीनिंग, यानी कि प्रॉपर का अगर अपोजिट वर्ड बन जाए प्रॉपर का, ऐसा आपको प्रीफिक्स सेलेक्ट करना है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका डी, नन ऑफ द एवर, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी प्रीफिक्स नहीं है जिससे कि प्रॉपर का अपोजिट वर्ड बन जाए। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30। एट द एज ऑफ 7 की एज में हु वॉज सेंट टू द ग्रामर स्कूल एट स्टेटफोर्ड स्कूल ग्रामर के किसे भेजा गया। सो शेक्सपियर वॉज सेंट टू द ग्रामर स्कूल एट स्टेटफोर्ड एट द एज ऑफ 7। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, शेक्सपियर जो है 7 साल की उम्र में ग्रामर के स्कूल में पढ़ने चले गए थे। नेक्स्ट है 31। ऑन हुज ग्रेव द फॉलोइंग एपिटैफ इज रिटन। Good friend for Jesus, sake for beer, to dig the dust and closed hair. Blessed be the man that spares these stone, and cursed be he that moves my bone. So ये एक एपिटैफ, ये जो एपिटैफ है ये शेक्सपियर की ग्रेव पर लिखा हुआ है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, शेक्सपियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। Who made an assessment of Milton's epic and said that Paradise Lost was not the greatest of heroic poems only because it was not the first. So Dr. Johnson made an assessment of Milton's epic Paradise Lost was not the greatest of heroic poems. So the right option will be A, Dr. Johnson's. And next है question number 33. William Shakespeare applied for a coat of arms in the year. So in 1596 William Shakespeare applied for a coat. So the right option will be B, 1596. And next है question number 34. At the age of 18 की एज में Shakespeare was married to the 26-year-old lady Annie Hathaway. So the right option will be C. Annie Hathaway के साथ शादी की थी उन्होंने अपनी 18 की एज में। So
एनी हैथवे इज़ द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, Who among the following critics established his focus on Shakespeare's character by quoting Pope's comment that in the preface of his work, every single character in Shakespeare is as much an individual as those in life itself? So William Hazlitt established his focus on Shakespeare's character. So the right option will be A. विलियम हैजलिट हैं, वो जो है शेक्सपियर के जो करेक्टर्स के ऊपर बात करते हैं, यानी फोकस करते हैं, क्योंकि ये एक एसेइस्ट हैं और इन्होंने एक ऐसे लिखा है शेक्सपियर्स करेक्टर। सो आपका ए सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है विच प्लेस एंड करेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले हैजलिट इज़ टॉकिंग अबाउट इन द फॉलोइंग लाइन्स, यानी कि कौन से प्लेस और करेक्टर के बारे में यहाँ हैजलिट बात कर रहे हैं इन लाइन्स में। द वेरी एयर ऑफ प्लेस सीम्स टू ब्रीथ अ स्पिरिट ऑफ फिलोसॉफिकल पोइट्री, टू स्टिर द थॉट, टू टच द हार्ट विद पिटी एज द ड्रॉसी फॉरेस्ट रस्टल टू द साइंग गेल डैश एंड इज़ द ओनली प्योरली कंटेम्पलेटिव करेक्टर इन शेक्सपियर। तो यहाँ पर प्लेस है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन और करेक्टर है यहाँ पर जैक्स। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की बात यहाँ हैजलिट कर रहे हैं और करेक्टर कौन है? जैक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, शेक्सपियर वॉज बरीड इन द चैनल ऑफ द, जो शेक्सपियर हैं वो कहाँ बरीड किए गए थे? सो शेक्सपियर वॉज बरीड इन द चैनल ऑफ होली ट्रिनिटी चर्च। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है 38, द मेन पर्पज़ ऑफ टीचिंग पोइट्री इज़ टू डेवलप, यानी कि जो पोइट्री पढ़ाने का जो मेन पर्पज़ है वो क्या डेवलप करना है। सो एस्थेटिक सेंस एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ टीचिंग पोइट्री। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। एस्थेटिक सेंस और पावर ऑफ इमेजिनेशन को क्रिएट करना है, इसको पढ़ाने का पर्पज़। और नेक्स्ट है यहाँ पर 39, विलियम शेक्सपियर वॉज एन, विलियम शेक्सपियर थे एन इंग्लिश एलिजाबेथन पोइट, स्टेज एक्टर एंड रेनेसा प्ले राइट, या फिर ऑल ऑफ द एबव। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ द एबव। वो सभी थे, सारे ऑप्शन यहाँ पर ठीक हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40, हु हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज हाफ मैन इन द प्ले हैमलेट। हैमलेट में किसे हाफ मैन के रूप में डिस्क्राइब किया गया है? सो रोजेनक्रैंट एंड गिल्डेस्टन को हाफ मैन के रूप में डिस्क्राइब किया गया है इस हैमलेट प्ले के अंदर। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, द नेटिव ह्यू ऑफ रेजोल्यूशन इज सिकल्ड ओवर विद द पेल कास्ट ऑफ थॉट, हु अटर्ड द एवर वर्ड्स इन द प्ले हैमलेट। सो हैमलेट अटर्ड दीज वर्ड्स इन द प्ले हैमलेट। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। हैमलेट की ये लाइन्स हैं इन हैमलेट। नेक्स्ट है 42, हु अमंग the following has been called by Jordan as a smaller, stiller, fiercer, more eager piece of malice. More eager piece of malice किसे जॉर्डन ने कहा है इन चारों में से? So Regan has been called as a smaller, stiller, fiercer, more eager piece of malice by Jordan. So the right option will be A. रीगन को उन्होंने piece of malice कहा है जॉर्डन ने। ठीक है, नेक्स्ट है रीगन कौन है? सेकंड डॉटर है किंग लियर की इन द प्ले किंग लियर बाई विलियम शेक्सपियर। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, द टायरनी ऑफ द ओपन नाइट टू रफ फॉर नेचर टू एंड्योर, हु अटर्ड दीज वर्ड्स इन द प्ले किंग लियर। सो ये लाइन्स हैं, ये लाइन्स हैं जो किसके द्वारा बोली गई हैं? किंग लियर में। तो इन लाइन्स को कैंट बोलता है इन किंग लियर। सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, कैंट। Can't utter these words in the play King Lear. And next है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44, of all Shakespeare's tragedies I would answer not even excepting King Lear. Othello is the most painfully exciting and most terrible. Who made the above statement? So ये एक स्टेटमेंट है, किसके द्वारा ये स्टेटमेंट बोला गया है? सो AC Bradley made this statement. So the right option will be C, AC Bradley. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45, ओ बिवेयर माई लॉर्ड ऑफ ज्वेलसी। इस ज्वेलसी से सावधान रहें माई लॉर्ड। इट इज़ द ग्रीन आइड मॉनेस्टर, क्योंकि ये क्या है? ग्रीन आइड मॉनेस्टर है। विच डॉथ मोक द मीट
it feeds on. Who utters these words in the play Othello? So ये वर्ड्स किसने बोले हैं ओथेलो के अंदर? ओथेलो में इयागो ने जेलसी को ग्रीन आइड मॉन्स्टर कहा है. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, इयागो. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46. एट विच इवेंट डू ऑर्लैंडो एंड रोजालिन मीट? एट विच इवेंट, किस इवेंट पर ऑर्लैंडो एंड रोजालिन मिलते हैं एक दूसरे से? सो एट रेसलिंग मैच बोथ आर मीट. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी. ये रेसलिंग मैच के दौरान एक दूसरे से मिलते हैं ऑर्लैंडो एंड रोजालिन, जो कि मेन हीरो हीरोइन है विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी एज यू लाइक इट के. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47. व्हाट नेम डज रोजालिन एज्यूम फॉर हर डिस्गाइज सेल्फ? जब रोजालिन अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है तो वो अपना कौन सा नाम रख लेती है? तो वो गैनीमीड एज्यूम कर लेती है जब वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, गैनीमीड. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48. whom डज हर्मियाज फादर वांट हर टू मैरी इन मिडसमर नाइट ड्रीम? यानी कि हर्मिया के जो फादर हैं वो हर्मिया की शादी किससे कराना चाहते हैं इन मिडसमर नाइट ड्रीम में? सो डिमेट्रियस से वो शादी कराना चाहते हैं उसकी, हर्मिया की. और ये प्ले है विलियम शेक्सपियर का मिडसमर नाइट ड्रीम. ठीक है. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, डिमेट्रियस. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49. हु अमंग द यंग एथेनियंस इन मिडसमर नाइट ड्रीम इज़ फर्स्ट अफेक्टेड बाय द लव पोशन? यानी कि इनमें से कौन सबसे पहले जो लव पोशन है उससे अफेक्ट होता है मिडसमर नाइट ड्रीम के अंदर? यानी कि जब ये हर्मिया भाग जाती है लिसेंडर के साथ और डिमेट्रियस के साथ हेलेना चली जाती है, तो ये सब लोग जंगल में एक इनका ग्रुप बन जाता है. तो वहाँ पर सबसे पहले लव पोशन के साथ कौन अफेक्ट होता है? तो सबसे पहले जो लव पोशन है वो लिसेंडर की आंख में गिराया जाता है, जो एक पग फेरी है उसके द्वारा. सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, लिसेंडर, है ना. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50. जॉन गाल्सवर्दी वॉज बॉर्न ऑन? गाल्सवर्दी का जन्म कब हुआ था? सो गाल्सवर्दी वॉज बॉर्न ऑन 14 अगस्त 1867 एट किंगस्टन हिल ऑन लंडन. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. ठीक है. 1867 में इनका जन्म हुआ था लंदन में. एंड नेक्स्ट है 51. इन विच ईयर गाल्सवर्दी वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल पेन लिटरेरी किलर? किस ईयर में गाल्सवर्दी पहली बार, यानी पहली बार इनको पेन एक इंटरनेशनल संस्था है, ठीक है, उसके लिए इन्हें चुना गया? सो इन 1921 गाल्सवर्दी वॉज इलेक्टेड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल पेन. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी. 1921 में इन्हें चुना गया था. नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन. गाल्सवर्दी बेस्ट नोन प्ले द सिल्वर बॉक्स 1906 डील्स विद द थीम? गाल्सवर्दी का बेस्ट नोन प्ले सिल्वर बॉक्स, इसकी थीम क्या है? जो कि 1906 में आया और इनका फर्स्ट प्ले माना जाता है सिल्वर बॉक्स, जो कि एक 3 एक्ट कॉमेडी है. उसकी थीम है इनइक्वलिटी ऑफ जस्टिस. इसमें इनइक्वलिटी ऑफ जस्टिस को दिखाया गया है. सो ए यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53. Who said Milton was a true poet and of the devil's party without knowing it? किसने कहा था कि मिल्टन क्या है, एक ट्रू पोइट हैं और जो कि डेवल्स पार्टी के हो गए हैं बिना इसे जाने? तो ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस रिमार्क है जो कि विलियम ब्लैक के द्वारा किया गया था मिल्टन के ऊपर, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया था अपनी फर्स्ट बुक में सैटर्न को. तो जब उन्होंने सैटर्न को इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई करा तो विलियम ब्लैक ने कहा कि मिल्टन को तो ये पता ही नहीं है कि वो डेविल पार्टी के हो गए हैं और कब हो गए उन्हें तो ये पता ही नहीं चला. सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, विलियम ब्लैक. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54. मिल्टन्स स्टाइल इज़? तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा पूछा जाता है कि मिल्टन की स्टाइल क्या है. तो मिल्टन की जो स्टाइल है, उन्होंने क्योंकि एपिक लिखा है तो उनकी स्टाइल मानी जाती है ग्रैंड स्टाइल. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55. हु इज़ कॉल्ड एन आर्कपीस्ट ऑफ नेचर? सो विलियम वर्ड्सवर्थ कॉल्ड एन आर्कपीस्ट ऑफ नेचर. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, वर्ड्सवर्थ. नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56. डोरोथी वॉज द सिस्टर ऑफ? डोरोथी किसकी सिस्टर थी? सो वर्ड्सवर्थ की सिस्टर थी ये, एवरीबडी नो. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, वर्ड्सवर्थ. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57. द फोरसाइट सागा
1922 बाई गाल्सवर्दी इज़ अ सीरीज़ ऑफ। इनका 4 साइड सागा जो इनका मास्टरपीस माना जाता है किस में आया 1922 में, जो कि एक सीरीज है किसकी 3 नोवेल्स और 2 इंटरल्यूड की एक ये सीरीज़ है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, 3 नोवेल्स हैं इसके अंदर और 2 इंटरल्यूड हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, द 4 साइड फैमिली इन गाल्सवर्दी द 4 साइड सागा 1922 एक्चुअली रिप्रेजेंट, यानी गाल्सवर्दी के 4 साइड सागा में जो उनकी 4 साइड फैमिली है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, तो वो एक फिक्शनल अपर मिडिल क्लास फैमिली एट द एंड ऑफ द विक्टोरियन एरा, विक्टोरियन एज की एक अपर क्लास फैमिली को रिप्रेजेंट करती है। सो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 59, इट इज़ ए ब्यूटियस इवनिंग calm and free is a dash by Wordsworth। it is a beauteous evening वर्ड्सवर्थ की कविता है जो कि क्या है, बैलड है, लिरिकल बैलड है या फिर ऑड है या फिर पेटार्कन सोनेट है। सो इट इज़ ए ब्यूटियस इवनिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पेटार्कन सोनेट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, पेटार्कन सोनेट का एग्जाम्पल है ये पोइम। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60, वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर डोरोथी केम अक्रॉस ए लॉन्ग बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स अराउंड ग्लेनकॉइन बे उल्सवाटर। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, इन द लेक डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, लंदन 1802 बाई विलियम वर्ड्सवर्थ इज ए। सो लंदन 1802 इज एन पेटार्कन सोनेट बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, पेटार्कन सोनेट है ये लंदन 1802 जो कि डेडिकेटेड है जॉन मिल्टन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, द इमेजेस ऑफ ग्रीक गॉड प्रोटियस एंड ट्रियन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, द इमेजेस ऑफ ग्रीक गॉड्स प्रोटियस एंड ट्राइटॉन्स आर प्रेजेंटेड बाई वर्ड्सवर्थ इन हिज पोइम, यानी वर्ड्सवर्थ के द्वारा अपनी एक कविता में ग्रीक गॉड्स प्रोटियस और ट्राइटॉन्स को डेस्क्राइब किया गया है, दिखाया गया है। तो वो कौन सी कविता है? सो उन्होंने ये जो दोनों ग्रीक गॉड हैं प्रोटियस एंड ट्राइटॉन्स, द वर्ल्ड इज़ टू मच में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, और ये भी एक वर्ड्सवर्थ की पेटार्कन सोनेट है। सो सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, हु रोट द बुक मिल्टन्स प्रोसोडी विद ए चैप्टर ऑन एसेंचुअल वर्स एंड नोट। सो रॉबर्ट ब्रिजेस wrote the book Milton's Prosody, so the right option will be A, Robert Bridges. And next है question number 64, who argued that Milton deserved credit for making God wicked since the God Christianity is a wicked God। so ये एक स्टेटमेंट है जो किसके द्वारा दिया गया, मतलब क्रिटिसाइज किया गया है मिल्टन को विलियम एम्पसन के द्वारा। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, विलियम एम्पसन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, हु इंटरप्रीटेड पैराडाइज लॉस्ट एज ए जेन्युइन क्रिश्चियन मॉरलिटी टेल, यानी किसने पैराडाइज लॉस्ट को क्रिश्चियन मॉरलिटी टेल के रूप में इंटरप्रेट किया है। सो C.S. लुइस इंटरप्रेटेड पैराडाइज लॉस्ट एज ए जेन्युइन क्रिश्चियन मॉरलिटी टेल। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट है यहाँ क्वेश्चन नंबर 66, द लेडी इन कॉमर्स बाई मिल्टन इज़ द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द वर्च्यू ऑफ टेम्परेंस एंड चैस्टिटी। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, बोथ ए एंड बी सही हो जाएगा। वो जो लेडी है कॉमर्स में वो टेम्परेंस और चैस्टिटी का प्रतीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 67 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज़ ए प्ले विद इन प्ले सीन, इनमें से कौन से प्ले के अंदर प्ले विद इन ए प्ले सीन दिखाया गया है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, हैमलेट। इन हैमलेट हैज़ ए प्ले विद इन प्ले सीन। सो आपका हैमलेट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट काइंड ऑफ ए पोइम इज़ मिल्टन्स लिसिडस, मिल्टन की लिसिडस किस प्रकार की कविता है। सो ये एक एलेजी है विच इज़ रिटन इन द मेमोरी ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, लिसिडस क्या है, एक एलेजी है जो कि 1637 में लिखी गई थी मिल्टन के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, इन विच पोएम डज द फॉलोइंग लाइन अकर, आवर वर्थ इज़
बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग, यानी कि जो हमारी बर्थ है वो क्या एक स्लीप है और एक फॉरगेटिंग है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है जो कि वर्ड्सवर्थ की कविता इमॉर्टलिटी और से ली गई है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट होती है, कई बार, किसी किसी एग्ज़ाम में तो 2 बार आई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। द प्ले हैमलेट बिगिंस, जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का हैमलेट, वो शुरू होता है एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, मिडनाइट से शुरू होता है। सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। हु स्पीक्स द फॉलोइंग वर्ड्स टू होरेशियो इन हैमलेट? देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसफी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। हु स्पीक द फॉलोइंग वर्ड टू होरेशियो इन हैमलेट? देयर आर मोर थिंग इन हेवन एंड अर्थ होरेशियो देन आर ड्रीम ऑफ इन योर फिलोसफी। सो ये जो लाइन्स हैं ये हैमलेट में किसके द्वारा बोली गई हैं? होरेशियो से। सो हैमलेट स्पीक दीज लाइन्स टू होरेशियो। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, हैमलेट। हैमलेट ही बोलता है इन लाइन्स को होरेशियो से इन हैमलेट। सो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करेक्टर इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम? मिडसमर नाइट ड्रीम में इनमें से कौन सा करेक्टर नहीं है? क्वींस, फ्लूट, ऑसबॉर्न एंड मॉथ। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, ऑसबॉर्न इज़ नॉट ए करेक्टर इन ए मिडसमर नाइट ड्रीम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। हु डज द स्पीकर चूज एज हिज गाइड इन एल एलिग्रो? इन एल एलिग्रो में स्पीकर अपना गाइड किसे चुनता है? तो वो अपना गाइड चुनता है लिबर्टी को। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, लिबर्टी। नेक्स्ट है यहाँ क्वेश्चन नंबर 74। हु रोट नो मैन विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी दैन लियर? कि कोई भी व्यक्ति किंग लियर से बेटर ट्रेजेडी नहीं लिख सकता। ये किसके स्टेटमेंट है? ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है, उन्हें बहुत पसंद आई किंग लियर विलियम शेक्सपियर की। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा कि नो मैन विल एवर राइट इट बेटर ट्रेजेडी दैन लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। द प्लेस वेयर सैटर्न एंड हिज पियर्स assembled इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट इज नेम्ड, यानी कि वो प्लेस जहाँ पैराडाइज लॉस्ट में की बुक फर्स्ट में सैटर्न और उसके जो पियर्स हैं वो इकट्ठे होते हैं, वो उस प्लेस का नाम क्या है? तो उस प्लेस का नाम है पैंडेमोनियम। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, पैंडेमोनियम। और ये जो टर्म है ये कॉइन किया गया था जॉन मिल्टन के द्वारा इसी वर्क में, पैराडाइज लॉस्ट में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। हाउ डज ऑफेलिया हैंडल द न्यूज़ ऑफ पोलोनियस डेथ? जो ऑफेलिया है वो अपने फादर पोलोनियस की डेथ की जो न्यूज़ है उसे कैसे हैंडल करती है? सो सी गोज़ क्रेजी, वो पागल हो जाती है ना। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। जब अपनी फादर की डेथ की न्यूज़ वो सुनती है तो वो हो जाती है पागल, क्रेजी वो हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू वर्ड्सवर्थ विजन ऑफ नेचर? सो मिस्टिकल पैंथीज्म अप्लाइज टू वर्ड्सवर्थ विजन ऑफ नेचर। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78। हाउ डज ऑफेलिया डाई? जो ऑफेलिया है वो उसकी डेथ कैसे होती है? इन हैमलेट अ प्ले बाई विलियम शेक्सपियर। सो सी ड्रोन इन द रिवर, वो नदी में कूद कर अपनी जान दे देती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, सी ड्रोन्स इन द रिवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क द गिवन लाइन अपीयर्स? मैन एट सम टाइम आर मास्टर ऑफ देयर फेट, यानी मैन एट सम टाइम आर मास्टर ऑफ देयर फेट, यानी मैन खुद ही क्या होते हैं? अपने फेट के मास्टर होते हैं। ये जो लाइन है ये किस प्ले में अपीयर होती है? सो दिस लाइन इज अपीयर इन जूलियस सीजर प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर में ये लाइन अपीयर होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन? सो मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ब्लैंक वर्स में वो लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। हु अमंग द फॉलोइंग पोइट वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय रूसो? रूसो से कौन इन्फ्लुएंस थे? सो वर्ड्सवर्थ
was most influenced by Rousseau. So the right option will be B, Wordsworth. And next है question number 82. Whom did Tennyson succeed as a poet laureate? यानी जो टेनिसन है वो किसके बाद पोइट ऑफ लॉरिएट बने? तो आफ्टर डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ ही बिकेम द पोइट ऑफ लॉरिएट इंग्लैंड. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, वर्ड्सवर्थ. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83. Whom does लेडी मैकबेथ फ्रेम फॉर द मर्डर ऑफ डंकन? जो लेडी मैकबेथ है वो डंकन का जो मर्डर है उसका इल्ज़ाम किस पर लगाती है? सो ड्रंकन चैम्बरलेन, यानी कि जो डंकन के दरवाजे पे जो पहरेदार थे उनके ऊपर वो उसका मर्डर फ्रेम करती है. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी. नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 84. हु किल्स बैंको? बैंको को कौन मारता है? सो ए ग्रुप ऑफ मर्डर्स हायर्ड बाई मैकबेथ. मैकबेथ के द्वारा हायर किया हुआ ग्रुप, यानी कि मर्डर्स जो गुंडे थे वो हायर किए थे मैकबेथ ने बैंको को मरवाने के लिए, वो उसको मार देते हैं. सो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी. नेक्स्ट है यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लेडी मैकबेथ डेथ? लेडी मैकबेथ की जो डेथ है वो कैसे, उसका जो डिस्क्रिप्शन है कौन सा सही है? सी डाइज ऑफ स्टेज, सी स्लीप वॉक ऑफ द पैलेस वॉल, सी डिक्लेयर हर ओन गिल्ट एंड स्टैब हर सेल्फ विद ए नाइफ. यहाँ मैकडफ स्लेज हर इन रिवेंज फॉर हिज ओन वाइफ मर्डर. सो सी मतलब वो सुसाइड कर लेती है. सी डाइज ऑफ स्टेज, ऑफ स्टेज उसकी डेथ हो जाती है. सो ए आपका यहाँ सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86. हुम डज मैकबेथ सी सिटिंग इन हिज चेयर ड्यूरिंग द बैंकेट? बैंकेट के दौरान किसे मैकबेथ चेयर पर बैठा हुआ देखता है? सो बैंकोज का घोस्ट वो देखता है इन बैंकेट. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, बैंकोज घोस्ट. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87. वॉट विजन डज मैकबेथ हैव बिफोर ही किल्स डंकन? यानी डंकन की डेथ से पहले मैकबेथ एक विज़न देखता है कि उसे सपना आता है. उसमें वो क्या देखता है? फ्लोटिंग हेड, ब्लडी एक्स, पेल मैडन एंड फ्लोटिंग डैगर. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी. वो अपने विज़न में मतलब डंकन को मारने से पहले वो एक सपना देखता है जिसमें वो एक फ्लोटिंग डैगर देखता है पॉइंटिंग हिम टू डंकन्स चैम्बर, जो कि डंकन की चैम्बर से वो आ रहा होता है. क्वेश्चन नंबर 88. हु अटर्स द फॉलोइंग वर्ड्स इन एज यू लाइक इट? इट इज़ नॉट द फैशन टू सी द लेडी द एपीलॉग बट इट इज़ नो मोर अनहैंडसम दैन टू सी द लॉर्ड द प्रोलॉग. सो Rosalind uttered these words in As You Like It. So the right option will be B, Rosalind. And next है question number 89. Which of the following statement with regard to the handkerchief that Othello gives to Desdemona is not true? तो यानी कि जो हैंडकरचीफ है उससे रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है जो ओथेलो डेस्डेमोना को देता है. सो ओथेलोज मदर गेव इट टू ओथेलो. ओथेलो की माँ ने इसे ओथेलो को दिया था. तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है. इट वॉज इफ्यूज्ड बाई मैजिक बाई ए सिबल. सो दिस इज़ ऑल्सो राइट. इट वॉज गिवन टू ओथेलोज मदर बाई ओथेलोज फादर. सो दिस इज़ नॉट एंड करेक्ट आंसर. सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी. ये ओथेलो की मदर को उसके फादर ने नहीं दिया था बल्कि एक उस जादूगरनी ने दिया था. एंड नेक्स्ट है इट वॉज गिवन टू ओथेलोज मदर बाई एन इजिप्शियन. इसने दिया था ये जादूगरनी ने, है ना. नेक्स्ट है यहाँ पर 90. इन विच पोएम ऑफ मिल्टन डू वी फाइंड द फॉलोइंग लाइन? मिल्टन की कौन सी पोएम में हम ये लाइन देखते हैं? दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट. यानी वो लोग भी सच्ची सेवा करते हैं गॉड की जो केवल क्या करते हैं, खड़े रहते हैं. एंड वेट देयर टर्न, वो अपनी मतलब बारी का इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं धैर्यपूर्वक और खड़े रहते हैं. तो ये लाइन हमें देखने को मिलती है मिल्टन की पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस में. सो राइट ऑप्शन विल बी सी. नेक्स्ट है यहाँ क्वेश्चन नंबर 91. अर्ल ऑफ सरे एंड डॉक्टर बर्ड्स आर करेक्टर फाउंड इन? ये दो करेक्टर हैं अर्ल ऑफ सरे एंड डॉक्टर बर्ड्स जो कि पाए जाते हैं हेनरी 8 में. विलियम शेक्सपियर का प्ले हेनरी 8. सो डी आपका सही हो जाएगा. नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 92. हु प्रेजेंट द प्ले प्रोलॉग इन हेनरी 4 पार्ट 2? हेनरी 4 पार्ट 2 की प्रोलॉग कौन प्रेजेंट करता है? सो रूमर प्रेजेंट द प्रोलॉग इन द प्ले. सो राइट ऑप्शन विल बी सी, रूमर. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93.
Some scholars assert that Shakespeare wrote a tetralogy referred to as the Henriade, followed by 3 plays concerning Richard's successor. These plays are, ये कौन सी plays हैं? Henry IV Part 1, Henry IV Part 2, Henry V. So all of the above is the right option. So D आपका correct हो जाएगा. Next है यहाँ पर question number 94. In which play of Shakespeare the following line spoken by Dick appear? कौन से प्ले में शेक्सपियर के डिक के द्वारा ये लाइन बोली गई है? द फर्स्ट थिंग वी डू लेट्स किल ऑल द लॉयर, कि सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि सभी जो लॉयर हैं उन्हें हमें मार देना चाहिए. सो हेनरी IV Part 2 में डिक ये लाइन बोलता है. सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95. हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट? आई हैव सफर्ड विद दोज दैट आई सॉ सफ़र. ये जो लाइन है टेम्पेस्ट के अंदर किसने बोली है? आई हैव सफर्ड विद दोज दैट आई सॉ सफ़र. सो गंजोलो स्पीक दिस लाइन इन द टेम्पेस्ट. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96. विच प्ले ऑफ शेक्सपियर रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टोरी? ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये शेक्सपियर के किस प्ले से ये स्टोरी ली गई है, स्टोरी का पार्ट है ये. व्हेन लियोनेट pregnant wife Hermione succeed in persuading Polyxenus to stay. ठीक है, जब लियोनेट की प्रेग्नेंट वाइफ हरमियोन सक्सीड हो जाती है परस्यूट करने में पॉलीजीनस को टू स्टे, उसे रोकने के लिए. लियोनेट बिकम ऑब्सेस्ड विद द थॉट दैट हिज वाइफ हैज़ बीन अनफेथफुल विद हिज फ्रेंड, कि उसकी जो फिर उस लियोनेट को ऐसा लगता है कि उसकी वाइफ हरमियोन उसके लिए फेथफुल नहीं है. ही आस्क हिज सर्वेंट कैमिलियो टू पॉइजन पॉलीजीनस. तो वो अपने सर्वेंट से कहता है कि कैमिलियो से कि पॉलीजीनस को आप पॉइजन दे दो. तो ये कौन सी स्टोरी प्ले का पार्ट है? सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, विंटर्स टेल का पार्ट है. नेक्स्ट है यहाँ क्वेश्चन नंबर 97. इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर द फॉलोइंग लाइन्स स्पोकन बाई एस्केलस अपीयर? विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में ये लाइन बोली गई है एस्केलस के द्वारा? सम राइजेज बाई सिन एंड सम वर्च्यू फॉल. सो राइट ऑप्शन हो जाएगा विल बी डी, मीजर फॉर मीजर. इन मीजर फॉर मीजर एस्केलस स्पीक दीज लाइन्स. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98. विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हुआ है यहाँ पर? ही ईट्स लाइक अ पिग. सो सिमली स्टार्ट विद लाइक एज सो. सो राइट ऑप्शन विल बी ए, सिमली. वो कैसे खाता है? पिग की तरह. जहाँ भी लाइक एज सो दिखाई देते हैं उनमें सिमली फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया जाता है. 99 को देखिए. विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स? इन लाइन्स में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है? प्राइड गोज फोर्थ ऑन हॉर्स बैक ग्रांड एंड गे बट कॉम बैक ऑन फुट एंड बेग इट वे. सो यहाँ पर यूज़ किया गया है पर्सोनिफिकेशन is used in this line. So right option will be D. Next question number 100. Which figure of speech is used in the following lines? इन लाइन्स में फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज़ किया गया है? द वाइट हाउस सैड. वाइट हाउस ने कहा. तो वाइट हाउस कह सकता है क्या कोई? इसका मतलब क्या हुआ? ये सब्स्टिट्यूट है एक तरह से, क्योंकि वाइट हाउस में जैसे कि कौन राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति जो कहेगा, कहना चाहिए राष्ट्रपति को, उसकी जगह वाइट हाउस कह रहा है ना, तो ये हो गया यहाँ पे मेटाोनमी. सो राइट ऑप्शन विल बी ए. नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101. द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज ऑल्सो कॉल्ड. जो रोमांटिक एज है उसे इंग्लिश लिटरेचर में और किस नाम से जाना जाता है? तो रोमांटिक एज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफ वर्ड्सवर्थ. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी हम इसे कहते हैं. नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 102. Who was the first writer to be buried in Poets Corner in Westminster Abbey? सबसे पहले वेस्टमिनिस्टर एबी में बरीड किए जाने वाले पोइट कौन थे? सो जॉफ्री चौसर was the first writer to be buried in Poets Corner in Westminster Abbey. So right option will be A, जॉफ्री चौसर. नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 103. English miracle plays were banned by dash in mid 16th century in 1534. In 1534 mid 16th century में
जो इंग्लिश मिरेकल प्लेज हैं वो बैन कर दिए गए थे किसके द्वारा? सो हेनरी एट्थ बैंड मिरेकल प्लेज इन 16th सेंचुरी। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 104, हु हैज़ क्रिटिसाइज्ड मिल्टन्स लैंग्वेज? मिल्टन्स की लैंग्वेज को किसने क्रिटिसाइज किया? सो एलियट क्रिटिसाइज्ड मिल्टन्स लैंग्वेज। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, मिल्टन एलियट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज हैज़ नॉट बीन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर? शेक्सपियर के द्वारा कौन सा प्ले नहीं लिखा गया है? रोमियो एंड जूलियट रिटन बाय शेक्सपियर, हेनरी फोर्थ ऑफ कोर्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, द स्पेनिश ट्रेजेडी इज नॉट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? थॉमस किड के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, एडमंड इन किंग लियर वॉज ए बास्टर्ड सन टू? जो एडमंड है किंग लियर में वो एक बास्टर्ड सन है किसका? सो अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर का बास्टर्ड सन है एडमंड। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 107, एमिलिया इन ओथेलो वर्क एज ए मेड इन द हाउस ऑफ? इन ओथेलो में एमिलिया एज ए वर्क मेड काम करती है डेस्डीमोना के घर में। सो राइट ऑप्शन विल बी सी, डेस्डीमोना। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, हु इज़ रिगार्डेड एज ए प्रिंस अमंग द इंग्लिश एसेइस्ट? सो चार्ल्स लैम रिगार्डेड एज ए प्रिंस among the English essayists. So the right option will be D. And next है question number 109, liturgical drama in the Middle Ages refer to the type of plays acted within or near the church. ठीक है, लिटर्जिकल जो ड्रामा था मिडिल एजेस में वो किस तरीके के प्ले थे? वो या तो चर्च के पास या चर्च के अंदर परफॉर्म होते थे। एंड रिलेटिंग स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल, जिनकी स्टोरीज बाइबलिकल होती थी एंड सेंट से रिलेटेड होती थी। द लैंग्वेज ऑफ द लिटर्जिकल ड्रामा वॉज, इनकी जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? सो इनकी लैंग्वेज थी, लिटर्जिकल ड्रामाज की लैंग्वेज थी लैटिन लैंग्वेज, है ना। सो राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 110, हरिंग अलॉन्ग द रोड अ पासिंग बस नॉक्ड हिम डाउन। हरिंग अलॉन्ग द रोड पर जल्दी जल्दी मतलब जाते समय एक बस ने, चलती हुई बस ने क्या किया? उसको नॉक डाउन कर दिया उसको। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना सेंटेंस। सो हरिंग अलॉन्ग द रोड ही वॉज नॉक डाउन बाय ए पासिंग बस। सो राइट ऑप्शन विल बी ए। Thanks for watching and do like and share our channel.